बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये वाक़या कैसे हुआ, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये तंजीमें इतनी तगड़ी कैसे हो गई अचानक, इसके बारे में ये वीलॉग है। और जो गुज़िश्ता रात अटैक हुआ ये बड़ा खौफनाक था। ये दो जगहों पे अटैक किया गया। एफसी के कैंप्स थे, एक जो नोशकी में बलूचिस्तान में एफसी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे अटैक हुआ है, और दूसरा पंजगूर में हुआ है। और ये दोनों अटैक्स एफसी के ऊपर हुए हैं। वहाँ पे फ़ौज ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की। रात को कोई इतलात नहीं आ रही थी। सबसे पहली जो इतलात आई वो सिर्फ ये थी कि वहाँ धमाके हुए हैं और उसके बाद फायरिंग हो रही है। बाद में जो इतलात आई वो कुछ जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, उनकी एक प्रेस रिलीज़ थी जिसके मुताबिक उन्होंने धमाके किए और फिर वो कैंप्स के अंदर दाखिल हो गए और लड़ाई जारी है। उन्होंने इस किस्म की एक प्रेस रिलीज़ जारी की, लेकिन जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए थे और जिस तरीके से उजलत में वो जारी की गई, ऐसा लगता था कि वहाँ इंफॉर्मेशन मुकम्मल उनके पास भी नहीं है। बहरहाल फायरिंग चलती रही, वहाँ के रिपोर्टर्स उसको रिपोर्ट करते रहे और करीब लोग नहीं जा सकते थे। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कैंप्स हैं फ़ौज के, और उनके ऊपर अटैक हुआ था और लगातार क्रॉस फायर हो रहा था। वक्फे से फायरिंग होती रही और फिर बाद में तफसीलात सामने आई हैं। अब दुनिया भर के अखबारात ने इसको लिखा है, अल जज़ीरा ने भी इसके ऊपर लिखा है। जो तफसीलात हैं वो ये बता रही हैं कि ये हमले तेज़ हो गए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि एफसी के ऊपर ये अटैक किया गया था। 10 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो गए थे और एक दहशतगर्द मारा गया था, कुछ ज़ख्मी भी हो गए थे। और उसके बाद फिर एक और जो है वो सुई के मुकाम पे अटैक हुआ था जहाँ पे बारूदी सुरंग से गाड़ी टकरा गई और 4 लोग शहीद हो गए थे। मुख्तलिफ़ जगहों पे हमले हो रहे हैं। एक ग्रेनेड अटैक भी हुआ है कुछ अर्सा पहले, और अब जो है वो ये 2 हमले एक साथ, और दोनों बड़े ज़ोरदार हमले थे, बड़े शदीद हमले थे। और ये क्यों हो रहे हैं इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। 2 यहाँ पे अलहदगी पसंद ग्रुप्स थे जो पाकिस्तानी फ़ौज से और रियासत से लड़ते रहे हैं माजी में भी, और इनको फ़ौरन फंडिंग भी मिलती है बहुत बड़े पैमाने पे। तो पैसा वैसा हथियार इनके लिए मसला नहीं है, और इनके पास हथियार बेशुमार मौजूद भी हैं। बहुत सारे एलिमेंट इनको सपोर्ट भी करते हैं, और ख़ास तौर पे गैर मुल्की एलिमेंट्स। ये 2 ग्रुप थे, एक का नाम था बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम था यूनाइटेड बलूच आर्मी। इसकी मज़ीद तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको पढ़ा, इसका कौन कौन लीडर था, कैसे कैसे उन्होंने इसको बनाया, क्या क्या कार्रवाइयाँ ये माजी में करते रहे। ये कभी भी बहुत ज़्यादा मुअस्सर नहीं रहे। बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलूच आर्मी कभी भी इकट्ठे नहीं रहे, लेकिन इनको गुज़िश्ता महीने इकट्ठा किया गया। बाकायदा जो पाकिस्तान पर ज़रब लगाना चाहते हैं, या जो रियासतें, मुल्क या ताकतें जो ये चाहते हैं कि सी पैक आगे ना बढ़े और चाइना को यहाँ से नए रास्ते ना मिलें, क्योंकि चाइना तरक्की करेगा तो एशिया तरक्की करेगा। जब एशिया आगे बढ़ेगा तो यूरोप और मगरिब का हक उनको लगता है कि खाया जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, सरमायाकारी की जाती है एक लड़ाई के ऊपर, एक जंग के लिए, ताकि इस खित्ते को आगे बढ़ने से रोका जाए। और आगे बढ़ने का ये एक बेहतरीन रास्ता है जो बलूचिस्तान से गवादर तक जाता है। तो इन 2 तंजीमों को जब इकट्ठा किया गया तो गुज़िश्ता महीने एक नई तंजीम तश्कील पाई जिसका नाम था बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी। ये कार्रवाइयाँ बेसिकली ये तंजीम कर रही है अल जज़ीरा के मुताबिक। और ये जो नई आर्मी तश्कील दी गई है, इसके बनने के बाद हमले तेज़ हो गए हैं और इन शदीद हमलों का रात को जवाब दिया गया है। अब जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक ये है कि पहला जो अटैक है वो पंजगूर में किया गया, फिर एक हमला जो है वो नोशकी में किया गया, और दोनों हमलों के अंदर पसपाई दहशतगर्दों का मुकद्दर बनी है, क्योंकि फोर्सेस को पहले से आइडिया था कि अब हालात उतने अच्छे नहीं हैं बलूचिस्तान के और ये नई तंजीमें अटैक कर रही हैं। आर्मी चीफ ने भी कुछ दिन पहले दौरा किया था, ख़ास तौर पर जब केज में वाक़या पेश आया था, फिर आर्मी चीफ खुद भी गए थे। तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी के पैरामीटर्स बहुत हाई अलर्ट हैं। धमाके हुए, ग्रेनेड फेंके गए, उसके बाद उन्होंने कहा, ये क्लेम किया कि उनके फ़िदाई हमलावर थे, यानी वो खुदकुश धमाका करने के लिए भी आए थे,
लेकिन फ़ौज ने उनके साथ लड़ाई शुरू की और फिर बंदूक की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से राइफ़ल के फायर हुए हैं, हैवी फायरिंग हुई है और उसके नतीजे में 4 दहशतगर्द मौके पे लाशें छोड़कर बाकी दहशतगर्द भाग गए हैं। 4 लाशें फ़ौज के कब्ज़े में हैं, जिसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, जबकि बाकी दहशतगर्द ज़ख्मी या मारे गए हैं कितने, उसके बारे में अभी इस वक्त फ़ौज की इंटेलिजेंस मालूमात हासिल कर रही है। तो अब तकरीबन पाकिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में ख़ास तौर पे हालत जंग में है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। जो अटैक करने के लिए आता है उसके पास हमेशा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, और जिसके ऊपर अटैक होता है उसके पास कम अपॉर्चुनिटी होती है और उसको हर हाल में दिफा करना होता है और हमले का जवाब देना होता है। तो जो अटैक वाली पॉलिसी है वो हमेशा बेहतर होती है। अगर ये तंजीमें इस तरह से बन गई हैं, इनको फंडिंग हो रही है पाकिस्तान को, चाइना को रोकने के लिए, तो फिर पाकिस्तान शुड रिटेलिएट, पाकिस्तान को जवाबी हमला करना होगा। और इससे पहले कि आपके ऊपर हमले हों, आप हमला करें, यही हर जंग की और हर लड़ाई की एक बेहतर हिकमत अमली होती है। बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके एक ऑपरेशन का तकाजा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो एक आज़ाद मुल्क बनाने के लिए या इसके नाम के ऊपर बलूचिस्तान को लाखों करोड़ों अवाम जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके हक़ पर डाका डाल रहे हैं, उनकी तरक्की के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं और सी पैक के ज़रिए से इस खित्ते को आगे नहीं जाने देना चाहते। यानी मैंने हमेशा हमायत की है गवादर को हक़ दो या बलूचिस्तान को हक़ दो तहरीक की। क्यों? क्योंकि वो रियासत के आइनी दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज करते हैं और अपना हक़ मांगते हैं, तो हम हमेशा साथ खड़े होते हैं कि इनको हक़ दो। लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाना, गोली चलाना, लोगों को मारना, आम लोगों का कत्लेआम करना, नस्ल परस्ती की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे आने वाले पंजाबियों को, पश्तूनों को या बाकी लोगों को कत्ल करना, ये गलत है। इवन बलोच भाइयों को भी कत्ल किया जाता है, ये भी गलत है। तो अब हम हालत जंग में हैं, इसका फ़ैसला पाकिस्तान के अहम सिक्योरिटी इदारों को और हुकूमत वक्त को करना पड़ेगा। जबकि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान शेख रशीद अहमद साहब ने उस हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट भी दी है, जिसके मुताबिक अब तक 15 दहशतगर्द जो हैं उनकी हलाकत की तस्दीक हुई है। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 15 दहशतगर्दों को हलाक किया है। इमरान खान साहब ने भी इस पर एक रद्द-ए-अमल दिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश दी है शानदार तरीके से मुकाबला करने पर। यह ऐसे वक्त पे हुआ है जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अब जा रहे हैं चाइना के दौरे पर। चाइना का दौरा उनका बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाइना के और रशिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं, मैंने उनके कुछ थिंक टैंक्स को स्टडी किया है और वहाँ से कुछ पैराग्राफ आपके सामने मैं पेश करता हूँ। रूसियों और चीनियों ने बहुत हद तक ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वो वाहिद आदमी है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। उनकी जो मंतक है ये सोचने की, वो बहुत सादा है। उनका कहना है कि जिसने भी अपने मुल्क से गद्दारी की है और लूट मार करके पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया है, जो अपने लोगों का वफादार नहीं है वो हमारा वफादार नहीं हो सकता और वो बेहतर साथी नहीं हो सकता। जिसने मुल्क को इस तरह अपाहिज की हालत में पहुंचाया, ऐसे लोगों पर चीन और रूस जैसे बैरूनी लोग कभी भरोसा नहीं कर सकते और ना ही उनके हक में होगा। और चीन के और रूस के जो मफादात हैं पाकिस्तान के साथ, वो बहुत तवील मुद्दत के लिए हैं, कलील मुद्दत के लिए नहीं है कि वो मुख्तलिफ हुक्मरानों के साथ मिलकर चलें। वो रियासत के साथ चलना चाहते हैं और उसके बेहतरीन लोगों के साथ। ऐसे में इमरान खान हमायत वाले वाहिद ऐसे पाकिस्तानी रह गए हैं जिन पे वो लोग एतबार कर सकते हैं। यानी बड़ी जमातों की बात मैं कर रहा हूँ, वरना बहुत सारे अच्छे लीडर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इमरान खान साहब के ऊपर ईमानदारी का एक टैग है। वो बुनियादी तौर पर अपने मुल्क के लिए एक ईमानदार आदमी है, ये उनके थिंक टैंक कहते हैं। ख़ास तौर पे इससे पहले वाले जो 2 ख़ानदान यहाँ हुकूमत करते रहे हैं, उनको कई कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कई बार अदायगी करके अब चाइनीज़ और रशियंस, ख़ास तौर पे चाइनीज़ अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी मईशत को किस हद तक करप्शन और नुकसान पहुँचाया है, करप्शन ज़्यादा किया और नुकसान पहुँचाया। ये जो दूसरी जगह पे वो कमीशन अदा करते हैं उनसे कई ज़्यादा है। ये भी उनके थिंक टैंक्स कहते हैं कि जो कमीशन पाकिस्तान के अंदर अदा किए जाते रहे वो बहुत ज़्यादा थे। रूस और चीन के साथ मुआहदों में इमरान खान, नवाज शरीफ
और जरदारी, इन तीनों का मवाजना करें तो इमरान खान ज़्यादा महफूज महसूस होते हैं। चीन के दौरे पर इमरान खान साहब की रूसी हम मनसब से भी मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात रूस और चीन के मफादात को मुस्तहकम करेगी और इमरान खान आलमी सतह पर इन तीनों के दरमियान अपनी एक पहचान बनाकर उभर रहे हैं। पाकिस्तान अब दुनिया के इस्तेहकाम के लिए एक चाबी की तरह है। ये बात तो ठीक है, मगरिब और मशरिक़ के बीच में पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो फैसला कुन है। यानी अफ़गानिस्तान पे अगर पाकिस्तान अपना जो बोझ है या अपना वोट जो है मगरिब के अकाउंट में डालता तो सिचुएशन बिल्कुल इस खित्ते की आज मुख्तलिफ होती, और अगर पाकिस्तान अपना वोट दूसरी तरह इस्तेमाल करता तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है। तालिबान के हाथों से शिकस्त मिलने के बाद अमेरिका और मोदी को आलमी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने वालों के तौर पर देखा जा रहा है। वो एक ज़ख्मी रीछ की तरह है जो वापस हमला करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे वो चाइना को और रशिया को उकसा रहे हैं। लेकिन चीन का इस तरह की सूरत हाल से निपटने का जो तजर्बा है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी तारीख़ 3000 सालों पुरानी है, जबकि अमेरिका सिर्फ 200 साल पहले वजूद में आया था। ये उनके थिंक टैंक्स कह रहे हैं, चाइना के और रशिया के। रूस की तरह चीन भी समाजी इनकलाबात से गुजरा है और एक बेहतर मुआशरे के तौर पर उभर के सामने आया है। उन्होंने 30 साल के छोटे से अरसे में 300 मिलियन अफराद को गुर्बत से निकाल कर बाइज्जत ज़िंदगी देकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है जो इंसानी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही हैं। इमरान खान साहब का दौरा बहुत अहम है। रूसी और चाइनीज़ क़यादत से मिलने का एक बेहतर मौका है उस वक्त जब मगरिब का दबाव इन दोनों मुल्कों के ऊपर बहुत शदीद तर हो चुका है। रूस के ख़िलाफ़ एक महाज पूरा का पूरा मशरक़ी यूरोप में इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि रूस ने अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा मशरक़ी यूरोप, ख़ास तौर पे यूक्रेन के किनारों पर लाकर खड़ा कर दिया है। बेलारूस में उसकी फ़ौजें हैं, यूक्रेन के किनारे बनने वाली नई रियासत जो है वहाँ पे उसकी फ़ौजें हैं, क्रीमिया में उसकी फ़ौजें हैं और हर तरफ से उसने घेरा डाला हुआ है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ने भी इस सिलसिले में कुछ नए इक़दाम किए हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका ने क्या किया। अमेरिकी सदर ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है। बिलाकर उन्होंने अपनी फ़ौज को मशरक़ी यूरोप जाने का हुक्म दे दिया है। फ़ौजी दस्ते जो है वो जर्मनी और उससे आगे मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर तैनात किए जाएंगे और ये पोलैंड में भी जाएंगे और रोमानिया में इनको मुंतकिल किया जाएगा जो बहुत करीब है। अमेरिका ने हमेशा गुरेज़ किया है कि वो रूसी फ़ौजियों के सामने अपने फ़ौजियों को ना लेकर आएँ, क्योंकि रूस एक बड़ी ताकत है और अमेरिका कभी भी एक मुनज़्ज़म फ़ौज के सामने अपनी फ़ौज को नहीं लेकर आता जब तक कि वो फ़ौज तबाह ना हो जाए, जब तक कि उस फ़ौज को वो मुल्क अकेला ना छोड़ दे। तब तक अमेरिका कभी भी किसी फ़ौज के सामने, मुनज़्ज़म फ़ौज के सामने अपनी फ़ौज को नहीं लेकर आता। इस मामले से वो डरता है। ख़ास तौर पे वो कभी भी रशिया के सामने नहीं आया। माजी में उसने रशिया की लड़ाई तालिबान से या इस्लामिक ग्रुपों से या अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से इनसे करवाई थी और ख़ुद नहीं लड़ा था। अपने फ़ौजी भेजे थे, अपनी सपोर्ट भेजी थी, अपने हथियार भेजे थे, लेकिन वो सामने नहीं आए थे। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो क्रीमिया का मामला है, यूक्रेन का मामला है, यहाँ भी अमेरिका अपने फ़ौजियों को रूसी फ़ौजियों के सामने नहीं लाएगा, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ट्रेनिंग, उसके ज़रिए से मकामी लोगों को लड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि रूस के सामने ये मकामी लोग टिक पाएँ और अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी किसी काम आए। इस मरतबा अगर अमेरिका ने रूस का रास्ता रोकना है तो उन्हें हर हाल में एक काम तो ज़रूर करना पड़ेगा कि नेटो की फ़ौज को बहुत बड़ी तादाद में, यानी कम से कम 40 से 50 हज़ार की तादाद में अमरीकी फ़ौज को इसमें शामिल करके रूस के सामने लाकर खड़ा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो रूस का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। हाँ, वो पाबंदियों का एक हथियार इस्तेमाल करेंगे, रूस की सप्लाई लाइन्स बंद करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे और फ़ौजी लड़ाई दू बदू सामने आकर ये उनका आखिरी हल होगा। लेकिन इसके बगैर वो रूस को नहीं रोक पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और ख़बर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
वो मैं आप तक पहुंचाता हूं कि चीन की जीडीपी यूरोप के 27 ममालिक से भी ज़्यादा हो गई है। एक बहुत बड़ी खबर है इस खित्ते के लोगों के लिए। चीन अकेला एक मुल्क है, यूरोप के 27 मुल्क हैं, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो, और वहाँ जाने का लोग ख्वाब देखते हैं हमारे मुल्कों में से। और चाइना की जो जीडीपी है वो उन 27 मुल्कों से ज़्यादा हो गई है, अकेले मुल्क की। वैसे चाइना की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक देखें तो चाइना की आबादी जो है वो यूरोप की टोटल आबादी से डबल है। यूरोप बहुत तरक्की याफ्ता था, अभी भी है। उनकी आबादी 2018 का जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक कुछ 75 करोड़ के करीब थी। अब वो इससे ज़्यादा है, यानी 80 करोड़ के आसपास होंगे। लेकिन चाइना की आबादी को 1.5 अरब की आबादी है, वो एक बहुत बड़ा और ताकतवर मुल्क है। लेकिन यूरोप के पास दुनिया भर की इंडस्ट्री और बेशुमार चीज़ें थी। अब ये खबर ये बता रही है कि चाइना ने यूरोप को पीछे छोड़ दिया तारीख में पहली मरतबा, और ये रिपोर्ट है ग्लोबल टाइम्स की। यूरोपीय यूनियन ने पीर के रोज़ 5.2% की इब्तदाई सालाना जीडीपी नमूद जारी की है, जो कि तकरीबन 15.73 ट्रिलियन डॉलर्स है। यानी यूरोप की जो जीडीपी है वो 15.73 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स है, जबकि चाइना की जो ग्रोथ है वो 8.1% है। और उनकी जो तरक्की हुई है, मैं उसकी आपको जीडीपी बताने वाला हूँ, 18 ट्रिलियन डॉलर रही है, यानी लगभग 2.25 ट्रिलियन डॉलर ज़्यादा है। 2.27 ट्रिलियन डॉलर ज़्यादा चाइना ने बनाए हैं यूरोप की निस्बत। अब तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जीडीपी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ना एक संग मील है। यानी चीन अब हर लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। पहले नंबर पे अमेरिका और दूसरे नंबर पे इस वक्त चाइना खड़ा है। यूरोप से आगे बढ़ने के पीछे चीन को एक फैक्टर ने मदद भी की है, और वो ये है कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलने की वजह से, यानी उसका जो 2.7 ट्रिलियन डॉलर की उसकी जो अपनी मईशत थी वो बाहर हो गई है। अगर वो इस वक्त यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होता तो चाइना और यूरोपीय यूनियन एक साथ खड़े होते बराबरी की सतह के ऊपर। लेकिन क्योंकि बरतानिया निकल गया तो यूरोपीय यूनियन से आगे चला गया चाइना, और नंबर्स में अब वो दुनिया की दूसरी सबसे तगड़ी और बड़ी मईशत बन चुका है। जो सिर्फ एक चैलेंज उनके पास बाकी रह गया वो है अमेरिका, और आने वाले 5 सालों में अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वो इस टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।